कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में से किसी के भी पास फास्फेट ग्रुप नहीं है। जब इन दोनों में से किसी के पास फास्फेट ग्रुप नहीं है तो ये प्रोडक्ट में फास्फेट ग्रुप कहां से आ गया? एटीपी से हम एक फास्फेट लेकर वो हम इसको देते हैं कार्बोमाइल फास्फेट। तो इसमें जो ये फास्फेट ग्रुप है ना, ये कहां से आया? एटीपी से। तो इस प्रोसेस में एटीपी खर्च होगी। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक लेवल पर यह बताऊंगा कि नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट होती क्या है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। कोई भी ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो उसको हम बोलते हैं ये नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी की मेंशन किए हैं। ये चारों हमारी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस में बनती हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम नाइट्रोजीनस वेस्ट बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं है। अगर हम इसको देखें अमोनिया को, तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसको हम नाइट्रोजीनस वेस्ट बोल सकते हैं। ये यूरिया है, यूरिया का फार्मूला आपने याद रखना है, काम आएगा, CON2H4। और ये जो है ये यूरिक एसिड है। इन दोनों को आप देखेंगे तो इन दोनों में नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये दोनों भी नाइट्रोजीनस वेस्ट हो गई। तो इसी तरह से हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगी उसको हम बोल देंगे ये नाइट्रोजीनस वेस्ट है। ओके जी, अब आते हैं हम एक और बात पर कि ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर उन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन से बनती हैं जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। से सपोज ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है, इसको आप जानते होंगे, बड़ा ही जाना पहचाना सा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज C6H12O6। अब आप देखें ये जो कंपाउंड है ये 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इस कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद नहीं है। तो इस कंपाउंड की ब्रेकडाउन को हम बायोलॉजी में बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ये वर्ड आपने याद रखना है, कैटाबोलिज्म। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही हो तो उसको हम कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर कैटाबोलिज्म बोल देते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे तो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी उसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब इसमें खुद में नाइट्रोजन मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगी, यानी कि वो नाइट्रोजीनस वेस्ट नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं वो एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ये दो जो हैं ये ग्लूकोज के कैटाबोलिज्म की वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि ये जो ग्लूकोज है ये बायोमोलिक्यूल्स की कौन सी कैटेगरी में आता है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं यहाँ सिंपली कार्ब लिख देता हूं। तो आपने ये याद रखना है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कैटाबोलिज्म होगी यानी कि ब्रेकडाउन होगी तो हमारी बॉडी के अंदर इनसे कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और बिल्कुल इसी तरह से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो फैट्स होते हैं यानी कि लिपिड्स जो होती हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी हुई होती है, इनमें भी नाइट्रोजन नहीं होती। तो लिहाजा इनकी कैटाबोलिज्म से, इनकी ब्रेकडाउन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी वो भी यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये दो आपने याद रखने। आपने फर्स्ट ईयर में 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो 2 हमने डिस्कस कर लिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इन दोनों की ब्रेकडाउन से ये 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की। अब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स ये दोनों नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं। क्यों, किस लिए बोलते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड? हम उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, उसको बोलते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड। तो ये दोनों नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन होती है, कभी कभार सल्फर भी होती है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। ये 4 तो हर प्रोटीन में मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है और उसके साथ साथ फास्फोरस होती है। तो इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये दोनों नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं। जब इनकी ब्रेकडाउन होगी यानी कि इन दोनों की कैटाबोलिज्म होगी तो इन दोनों की कैटाबोलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में नाइट्रोजन मौजूद है तो इनकी ब्रेकडाउन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होगी। तो
इनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम नाम देंगे नाइट्रोजीनस वेस्ट। वैसे तो नाइट्रोजीनस वेस्ट बहुत सारी होती है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटाइन, क्रिएटिनाइन, लेकिन हमने अपने सिलेबस के हिसाब से जो हमारे कोर्स में गिवन है ये 3 नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पढ़नी है। ये मेजर नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इन दोनों की ब्रेकडाउन से नाइट्रोजीनस वेस्ट बनेगा। कौन सा नाइट्रोजीनस वेस्ट? यही 3 बनेंगे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है और हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आता है। तो ये आंसर है, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की कैटाबॉलिज्म से यानी कि ब्रेकडाउन से बनता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करना है और इनके बारे में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। हर एक के बारे में 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम इन तीनों की फॉर्मेशन देखेंगे कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनते हैं। हमने ये तो कह दिया कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की कैटाबॉलिज्म से बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे ये प्रोसेस हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन ज्यादा टॉक्सिक होता है, कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कौन से एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, और इसी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया को। तो बेटा ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनती हैं, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, उनकी डाइजेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है। तो उनकी ब्रेकडाउन से क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। अब अगर हम एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करें तो एक अमाइनो एसिड कुछ ऐसा होता है। इसमें ये जो COOH वाला पार्ट होता है, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये जो ग्रुप है NH2 इसको हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स बने और एक अमाइनो एसिड ऐसा होता है। अब इस एक अमाइनो एसिड्स की फर्दर मजीद ब्रेकडाउन होगी। मजीद ब्रेकडाउन कैसे होगी कि इस अमाइनो एसिड्स में से ये जो अमाइनो वाला पार्ट है, ये जो अमाइनो ग्रुप है, इसको यहां से निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीअमाइनेशन, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ना डी का मतलब होता है रिमूवल। ये आप याद रखने, आपको काम आएगा केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो ये जो डी है इसका मतलब होता है रिमूवल। अगर हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन तो डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन वर्ड रिप्रेजेंट करता है हाइड्रो यानी कि वाटर को। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अगर हम बोले डिहाइड्रोजिनेशन तो डी मींस रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यही लॉजिक हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल से अमाइनो ग्रुप को निकालेंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीअमाइनेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। और यहां पर जो ये अमाइनो ग्रुप यहां से निकलेगा तो ये यहां से निकलकर क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनती है, कौन से प्रोसेस में बनती है। आपने कह देना है डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब क्या होता है कि ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये बड़ा ही टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। अगर ये थोड़ा सा भी किसी एनिमल की बॉडी में जमा हो जाए तो उससे मौत वाकई हो सकती है। तो क्या होता है, जैसे ही ये बॉडी के अंदर बनता है तो इसको जो है वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। वाटर में डिसॉल्व इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर एनिमल्स क्या करते हैं कि जैसे ही अमोनिया बनती है तो इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और वाटर भी हाई अमाउंट में। जितना ज्यादा वाटर होगा उतनी इसकी टॉक्सिसिटी कम होगी, उतना ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी वाटर में डिसॉल्व करके वाटर के साथ इसको बॉडी में से रिमूव किया जाएगा। मतलब कि अमोनिया के रिमूवल के लिए काफी सारे अमाउंट में वाटर, पानी चाहिए होगा। तो अब ये जो काम है ये एक्वाटिक एनिमल्स बड़ा इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो पानी में रहते हैं। अगर अमोनिया के साथ उनकी बॉडी में से वाटर भी रिमूव हो गया तो उनको कोई मसला नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो पानी में रहते हैं, वो दोबारा से पानी को हासिल कर लेंगे। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये नहीं चाहते, वो अमोनिया के साथ अपनी बॉडी में से इतना सारा वाटर जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, उनको नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक और रास्ता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर अमोनिया बनती है तो वो क्या करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बजाय अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर। अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल में आपको अभी डिटेल में बताऊंगा।
ये समझ लें हम पहले, इसके बाद हम यूरिया साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे अमोनिया में से यूरिया बनता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अमोनिया को, जैसे ही बॉडी के अंदर अमोनिया बनती है, उसको एक प्रोसेस के जरिए, यूरिया साइकिल के जरिए कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। इससे दो फायदे होते हैं। कौन कौन से? एक तो यूरिया जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक है, और दूसरा ये कि यूरिया को बॉडी में से रिमूव करने के लिए वाटर जो है वो कम चाहिए। अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में वाटर चाहिए था, लेकिन यूरिया को बॉडी में से रिमूव करने के लिए वाटर जो चाहिए होगा वो कम होगा। तो ये दो फायदे हो गए, पानी की बचत हो गई, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना एक लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल बन गया यूरिया। अब यहाँ पर ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जब हम अमोनिया में से यूरिया को बनाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, यानी कि एटीपीज खर्च होते हैं, और एक यूरिया साइकिल में 4 एटीपीज खर्च होते हैं। कहां कहां पर खर्च होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, जब हम यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है, और अमोनिया में से यूरिक एसिड को भी बनाया जा सकता है, और ये एक थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है, 15 स्टेप्स का प्रोसेस है। अब आप देखें ये लंबा प्रोसेस है, इसमें ज्यादा स्टेप्स हैं, तो यहां पर जो एनर्जी खर्च होती है वो भी ज्यादा होती है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और उसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन में से भी बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो उनमें से प्योरिन्स बनते हैं, प्योरिन्स की मजीद ब्रेकडाउन से हमारे पास यूरिक एसिड बनकर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखें, एक बात मैं आपको यहां से नोट करवा दूं, अमोनिया को बनाने के लिए कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई, लेकिन यूरिया को बनाने के लिए एनर्जी खर्च हुई, और यूरिक एसिड को बनाने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी खर्च हुई। तो अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों का ऑर्डर बनाएंगे तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो एनर्जी खर्च होती है वो यूरिक एसिड को बनाने में खर्च होती है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे यूरिया को बनाने में एनर्जी लगती है, और अमोनिया के लिए जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इन तीनों का ये होगा। ओके, और अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की, मतलब कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यहां पर मैं दो मजीद बातें ऐड कर लूं, सिर्फ टॉक्सिसिटी नहीं बल्कि हम यहां पर बोल देंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और उसके साथ साथ वाटर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। तो तीन चीजें हम यहां पर देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, कौन सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर में, और किसके लिए वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, किसको रिमूव करने के लिए वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इन तीनों के लिए अगर हम ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर जो बनकर आएगा वो ये आएगा, NH3 जो है वो इन तीनों में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, और सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल भी यही होता है, और इसको बॉडी में से खारिज करने के लिए वाटर जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो है वो अमोनिया के बाद आता है यूरिया इन तीनों करेक्टर्स में दूसरे नंबर पे आता है। अमोनिया से कम टॉक्सिक है, सॉल्युबिलिटी भी वाटर के अंदर कम है अमोनिया के कंपैरिजन में, और इसके लिए वाटर भी कम चाहिए अमोनिया के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जो है वो इन तीनों में से कम टॉक्सिक है, यानी कि यूरिक एसिड जो है, इसके लिए आपने याद रखना है दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक, कम से कम टॉक्सिक जो है इन तीनों में से वो ये है। लेकिन ये जो यूरिक एसिड है ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, यानी कि इसको बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन जब ये बन जाएगा तो इसका फायदा ये है कि एक तो ये लीस्ट टॉक्सिक है, दूसरा फायदा ये है कि इसको रिमूव करने के लिए, बॉडी में से खारिज करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं कि ये जो यूरिया साइकिल है ये क्या होती है। ओके बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिया जो है वो अमोनिया में से बनता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल, और इसमें एनर्जी खर्च होती है एटीपी। तो यूरिया साइकिल को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो आपको यूरिया साइकिल को समझने में और उसको याद रखने में आपकी हेल्प करेगी। यूरिया की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है, यहां पर आप नोट करें, ये यूरिया की स्ट्रक्चर है। तो यूरिया के मॉलिक्यूल में दो अमाइनो ग्रुप होते हैं, और ये जो बीच वाला ये पार्ट है CO, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब क्या होता है कि यूरिया को बनाने के लिए आपको ये तीन चीजें चाहिए, दो अमाइनो ग्रुप चाहिए और एक CO चाहिए। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप हम कहां से लाएंगे? अमोनिया से लाएंगे, अमोनिया को यूज करेंगे और उससे अमाइनो ग्रुप लाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है CO वाला, ये CO हम कहां से लाएंगे? ये लाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से।
तो अगर ये बात आपने समझ ली तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि यूरिया को बनाने के लिए अमोनिया भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ये जो दूसरा वाला अमाइनो ग्रुप है ये हम लाते हैं एस्पार्टेट से, एस्पार्टेट। तो आपने ये याद रखना है कि ये 3 चीजें आपको चाहिए यूरिया को बनाने के लिए। तो चलिए अब यूरिया को बनाते हैं। और अब आप देखें कि हम जो यूरिया को बनाने की स्टार्ट ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आती है वो है कार्बामाइल फॉस्फेट। यहां पर एक और बात आप नोट करें, आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में से किसी के भी पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। जब इन दोनों में से किसी के पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो ये प्रोडक्ट में फॉस्फेट ग्रुप कहां से आ गया। तो ये जो बात है ना, ये आपको ये याद रखने में हेल्प करेगी कि इस स्टेप में हम एटीपी खर्च करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से हम एक फॉस्फेट लेकर वो हम इसको देते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। तो इसमें जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये कहां से आया है, एटीपी से। तो इस प्रोसेस में एटीपी खर्च होगी और इस प्रोसेस में टोटल 2 एटीपीज लगती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट में मैं आपको समराइज करके नोट भी करवाता हूं। अब ये स्टेप आपका हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है ये एक अमाइनो एसिड से कंबाइन होता है और उस अमाइनो एसिड का नाम है ऑर्निथीन। ठीक है, अमाइनो एसिड का नाम है ऑर्निथीन। अब ये जो दोनों चीजें हैं ऑर्निथीन और कार्बामाइल फॉस्फेट, ये दोनों आपस में मिलकर आपको एक दूसरा अमाइनो एसिड बनाकर देंगी जिसका नाम है सिट्रुलिन। ये दूसरा स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप था। ठीक है, पहले स्टेप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बामाइल फॉस्फेट बना कर दिया। दूसरे स्टेप में कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथीन से मिलकर हमें सिट्रुलिन देता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें चूंकि यूरिया को बनाना है तो हम एस्पार्टेट से अमाइनो वाला पार्ट लेंगे, यानी कि ये जो तीसरा स्टेप होगा इसमें एस्पार्टेट यूज होगा। तो ये जो सिट्रुलिन है इसको हम अमाइनो ग्रुप लेकर देंगे। कहां से लेकर देंगे, एस्पार्टेट से। यहां पर मैं एएसपी लिख रहा हूं, जगह कम है इसलिए आपने समझ लेना है कि ये जो एएसपी मैंने लिखा है इस एएसपी का मतलब है एस्पार्टेट। ओके जी, तो सिट्रुलिन को हमने अमाइनो ग्रुप लेकर दिया, कहां से, एस्पार्टेट से। तो एस्पार्टेट के साथ मिलकर सिट्रुलिन हमें जो प्रोडक्ट बनाकर देगा उसका नाम है अर्जिनाइन। ये भी एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है इसमें भी आपके 2 एटीपीज खर्च होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि यहां इस स्टेप में एक एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में, एएमपी में। एटीपी जो है उसमें से एक फॉस्फेट निकलता है, वो पहले बनता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और उसके बाद उसमें से एक दूसरा फॉस्फेट भी निकल जाता है और वो बन जाता है एएमपी। और जब भी बायोलॉजी के अंदर जब भी एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में तो इसको हम काउंट करते हैं कि यहां पर 2 एटीपीज खर्च हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर 2 एटीपी खर्च हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा तीसरा स्टेप हो गया जिसमें हमने सिट्रुलिन को अमाइनो ग्रुप दिया और अर्जिनाइन बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट स्टेप है। हम क्या करेंगे, अर्जिनाइन को तोड़ेंगे। अर्जिनाइन को तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनकर आएंगी। एक जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनकर आएगी ऑर्निथीन, ठीक है, जो कि दोबारा से इस साइकिल में यूज होगी, और दूसरी जो प्रोडक्ट बनकर आएगी वो होगी यूरिया। तो अर्जिनाइन को, ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसमें हमने क्या किया कि अर्जिनाइन को ब्रेक किया, इसको तोड़ा और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनकर आई, एक ऑर्निथीन जो कि इस साइकिल में दोबारा यूज होगी और दूसरी यूरिया। और जैसा कि अर्जिनाइन को तोड़ना है तो अर्जिनाइन को तोड़ने के लिए हमें वाटर चाहिए होगा, तो इस प्रोसेस में वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अर्जिनाइन को तोड़ने के लिए वाटर चाहिए होगा, वाटर की मदद से अर्जिनाइन को तोड़ा और उसमें से ये दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म में जो अमोनिया है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूरिया में। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप नोट कर दें। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता कहां पर है, लिवर के जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो लिवर बोलें या हेपेटोसाइट्स बोलें, बात तो सेम ही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछला प्रोसेस पढ़ा डीअमाइनेशन, वो भी लिवर में ही होता है। अमोनिया की फॉर्मेशन भी लिवर में होती है, यूरिया की फॉर्मेशन भी लिवर में होती है और यूरिक एसिड भी मेनली लिवर में ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पूरा साइकिल जो है कहां पर हो गया, लिवर में हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में कितने एटीपीज खर्च हुए, 4 एटीपीज। ठीक है, मतलब कि एनर्जी खर्च हुई। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
आप नोट कर लीजिएगा। एक होता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया और एक होता है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। कंसंट्रेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार। यूरिया का जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो कौन सी ब्लड वेसल में होता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका जवाब आप नोट कर लें। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है यूरिया की वो होती है हेपाटिक वीन में। हेपाटिक वीन हम उस वीन को बोलते हैं जो लिवर से निकलती है, लिवर में से ब्लड को लेकर निकलती है, उस वीन को हम बोलते हैं हेपाटिक वीन। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यूरिया लिवर के अंदर बनता है, तो जितना भी यूरिया लिवर के अंदर बना होगा वो सारा का सारा लिवर में से कैसे निकलेगा, हेपाटिक वीन के थ्रू निकलेगा। तो हेपाटिक वीन के अंदर जो यूरिया की कंसंट्रेशन होगी वो बकाया ब्लड वेसल्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। और कम से कम जो कंसंट्रेशन होगी यूरिया की, मिनिमम कंसंट्रेशन, वो कहां पर, कौन सी ब्लड वेसल में होती है, तो इसका हम आंसर देंगे रीनल वीन। अब ये जो रीनल वीन है ये किडनी से निकलती है, किडनी से ब्लड को लेकर निकलती है। अब क्या होता है आपको पता है, किडनीज का काम है यूरिया को रिमूव करना, ठीक है। यूरिया बनता कहां पर है, लिवर में। यूरिया को बनाता लिवर है, लेकिन रिमूव कौन करता है, एक्सक्रिएट कौन करता है, किडनी, किडनी करती है। तो रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेकर किडनी के अंदर आती है और किडनी जो है उस ब्लड में से यूरिया को निकाल देगी और बाकी जो ब्लड होगा वो रीनल वीन के थ्रू किडनी से बाहर आएगा और सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो रीनल वीन के अंदर जो ब्लड होगी उसमें यूरिया कम होगा, क्यों, क्योंकि किडनी ने फिल्टर कर लिया। आई बात समझ में? तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो आप जहन नशीन कर लें। अब लास्ट में एक बात बचती है जो मैं आपको बता दूं कि कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं और कौन से हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं। तो मैं ये उनके एग्जाम्पल्स जो हैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ओके बेटा, तो यहां पर मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं सारे। जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। ओके, यहां पर दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अमोनोटैलिज्म, एक होता है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए। वो लिविंग थिंग्स जो अमोनिया को एक्सक्रिएट करेंगी उनको हम बोलेंगे अमोनोटैलिक, और अमोनिया को एक्सक्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। इसी तरह से ये दोनों वर्ड्स हम इन दोनों पर भी अप्लाई करेंगे। जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं उनको हम बोलेंगे यूरियोटैलिक, और ये जो प्रोसेस होगा यूरिया को एक्सक्रिएट करने का इसको हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। और बिल्कुल इसी तरह से जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करेंगे उनको हम यूरिकोटैलिक बोलेंगे और इस प्रोसेस को यूरिकोटैलिज्म बोल देंगे। ओके जी, अब आते हैं एग्जांपल्स पे। कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं, तो आपने याद रखना है मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, स्पंजेस जो हैं वो आपके इन्वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, नाइटेरियंस आ जाते हैं और भी बहुत सारे आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में बोनी फिशेस वो अमोनोटैलिक होते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो फिशेस होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी बोन्स की बनी हुई होती है तो उनको हम बोलते हैं बोनी फिशेस, और एक फिशेस वो होती हैं जिनकी बॉडी कार्टिलेजेस से बनी हुई होती है तो उसको हम बोल देते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। तो यहां पर ये डिफरेंस आपने नोट करना है कि जो बोनी फिशेस होती हैं वो अमोनोटैलिक होती हैं, वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, और ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं इसमें एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है शार्क। शार्क मछली जो है वो आपने सुनी होगी, वो कार्टिलेजिनस फिश है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो यूरियोटैलिक होती हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। बोनी फिशेस अमोनोटैलिक होती हैं। और यहां पर ये भी बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट है। एक होता है, आपको पता है फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, खुश्की पे भी होता है। तो फ्रॉग की जो लार्वा होती है, लार्वा को हम बोलते हैं टेडपोल। फ्रॉग की जो लार्वा होती है वो अमोनोटैलिक होती है। फ्रॉग की लार्वा पानी में रहती है तो वो अमोनोटैलिक होती है। जबकि एडल्ट फ्रॉग जो होता है, एडल्ट फ्रॉग के लिए पूछा जाए आपसे, या फिर ऐसा बोला जाए कि एडल्ट एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। ठीक है, तो मैमल्स भी जो हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। मैमल्स में हम भी आ गए। तो ये तीन एग्जांपल्स हो गए यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के, और ये हो गए अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के। यूरिकोटैलिक की अगर हम बात करें तो इनमें ये तीन आ जाते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, और यहां पर एक बात मैं आपको नोट करवा दूं, इंसेक्ट्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे वो यूरिकोटैलिक होते हैं, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए, तो एक्वाटिक इंसेक्ट जो हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। ये आपने याद रखना है, वर्डिंग पे ध्यान देना है कि सिर्फ इंसेक्ट्स पूछ रहा है या एक्वाटिक इंसेक्ट पूछ रहा है। एक्वाटिक इंसेक्ट के लिए अमोनोटैलिक बोल देंगे, सिर्फ इंसेक्ट बोलता है तो फिर हम उसको यूरिकोटैलिक वाली कैटेगरी में रख देंगे। ओके जी, तो ये हो गया
नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।